किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीख चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, इनके बारे में अपन ने स्टडी कर ली। अब इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको देखते हैं, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आपको सिखाया था। जैसे एक बार और सिंपल से तरीके से बता दूं, मैंने कोई केमिकल रिएक्शन ली, जैसे ए, ठीक है, स्मॉल बी कोफिशिएंट है इसका, स्टोइकियोमेट्री, इससे कोई प्रोडक्ट बना, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जो रिएक्टेंट है ए की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, के पावर में उसका स्टोइकियोमेट्री, है ना, प्रोपोर्शनल टू स्टोइकियोमेट्री ए, और बी की कॉन्सेंट्रेशन, बी के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में उसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। अगर इक्वल टू करना चाहते हो तो के एक को जो आपका रेट कांस्टेंट है क्या, के, वो लगा सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह ये सारी चीजें बताई हुई है ना, हाँ, तो उससे इस प्रकार आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। भाई रेट लिख सकते हो ना किसी भी रिएक्शन की, तो ये हो गई। अब देखो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको करते हैं अपन। सबसे पहले आपको दे रखा है द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी रेट। रेट दे रखी है, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट वही बात है ना। रेट दे रखी है तुम्हारे को इस टाइप में, ठीक है। अब आपको पूछा है हाउ वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट दे रखी है वो किस प्रकार चेंज होगी अगर अपन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को डबल कर दे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ आयन जो NO2 माइनस I माइनस H प्लस और है, इनकी सबके ट्रिपल कर दिया जाए कंसंट्रेशन को, तो किस प्रकार होगा। पहले अपन फर्स्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट में दे रखा है H प्लस आयन की को आप कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं। सबसे पहले जो रेट है आपकी, मान लो R1 मान लू इसको, तो ये क्या है, K NO2 माइनस की रेट, I माइनस और H प्लस की पावर 2, ये इनिशियल रेट है। अगर मैं ये कर दूं, ऐसा कर दूं कि H प्लस को डबल कर दूं कंसंट्रेशन को, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो एक बार, NO2 माइनस वही I माइनस और इसको कर दिया डबल 2H प्लस, तो भाई ये 4 हो गया ना, 4 हो गया ना, इसका स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, R2 इज इक्वल टू, देखो K NO2 माइनस ये I माइनस और इसको H प्लस के रूप में लिख के इस 4 को बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है भाई, 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये रेट क्या होगी भाई, R2 बराबर, देखो ये सारी चीज तो कैसे की कैसे, R1 है जो इनिशियल रेट है, तो यानी इसकी कितना गुना, 4 गुना रेट आपको मिलेगी, ठीक है। तो जो फाइनल रेट है वो इनिशियल रेट की 4 गुना हो गई। क्लियर बात, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अब सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो देखो सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ, सबकी कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दे, तो क्या होगा, R3 बोलू मैं, K NO2 की ट्रिपल कर दिया, यानी 3 इंटू NO2 माइनस, 3 इंटू I माइनस और 3 इंटू H प्लस आयन का स्क्वायर है, कॉन्सेंट्रेशन में स्क्वायर है यहाँ पे, तो ठीक है। तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू 3 इंटू ये वाला 3 इंटू इस 3 का स्क्वायर, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये तो R1 ही तो रहेगी, NO2 I माइनस और H प्लस का स्क्वायर यानी R1, तो ये हो जाएगी R3 इज इक्वल टू 27 और 81, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81, कर लो इसको 81 R1, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, तो सेकंड का आंसर ये हो गया, फर्स्ट का ये हो गया। क्लियर बात। अब देख, अरे कुछ नहीं है, मैंने क्या किया यहां पे, नहीं आया समझ में। एक सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस दिखे ना, क्या करोगे, सबसे पहले रेट लो लिख लो, नहीं या क्वेश्चन में रेट लो दे रखा है तो देखो, या रिएक्शन दे रखी हो तो आप रेट लो उससे लिख सकते हो, लिखना बता दिया, रिएक्शन से कैसे रेट लो लिखते हैं अपन। अब क्या करो, कौन सा डबल हो रहा है, कौन किसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है वो चेंज देखो, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन तो ये दे रखा है ना तुम्हारे को रेट, वो इनिशियल है ये तो R1,
अब ये पूछा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस को डबल कर दूं तब क्या होगा। यहां पे इसको डबल करके देख, डबल करेंगे मतलब इसको इंटू 2 करोगे तो इसका स्क्वायर तो है, तो 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना रेट हो जाएगी। क्लियर बात। ऐसा ही इसने बोला कि सबको ईच ऑफ सबको ट्रिपल कर दिया जाए, तो सबको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो देखो ये 3 इंटू 3, अब ये 3 को मल्टीप्लाई किया पर h का तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 9। और ये इनिशियल कंसंट्रेशन देखो, इसको ऐसे भी ऐसे लिख के बता दूं मैं, ये ले के NO2 माइनस आई माइनस और H प्लस का स्क्वायर, इसी को तो इनिशियल रेट लिखते हो, इसी को तो R1 लिखते हो, यही तो है R1 ये, ठीक है। तो इतने गुना हो गई 81 टाइम्स। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। अब वो ट्रिपल की जगह चार भी दे सकता है, यहाँ पे डबल की जगह ट्रिपल, आई माइनस को भी कुछ चेंज करके दे सकता है, 5 गुना हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, है ना, कैसे भी चेंज करे आप कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर बात। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए गिवन रिएक्शन ए से बन रहा है प्रोडक्ट, रेट इज, इसकी रेट दे रखी है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड व्हेन ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है। अगर रेट अपनी को इतनी दे तब कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, तो आपको रेट लो लिखना है। सबसे पहली चीज कि रेट लो लिखना है, तो ये मैंने क्या बताया था भाई, रेट लिखते हैं तो कंसंट्रेशन की पावर में उसका स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं, यही तो बोला था। रेट लो में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो आप कैसे लिख सकते हो, कंसंट्रेशन उसकी पावर उसकी जो स्टोइकियोमेट्री है उसको। अब इसमें आपको रेट लो लिखना है इसका, तो आपको ये पावर पता चल जाए, उसकी स्टोइकियोमेट्री, ये जो पावर लगी हुई है ये पता चल जाए, तो आप रेट लो आराम से लिख दोगे, क्योंकि कंसंट्रेशन का पता है आपको और रेट का पता है। ठीक है, तो रेट का पता है, कंसंट्रेशन का पता है, बड़ा इक्वल लिख लोगे तो के लिख दो, के लगा दो, इक्वल लिखोगे तो रेट कांस्टेंट है ना। तो देखो सोल्व करते हैं इसको। पहले के लिए दे रखा है रेट कितना है R1, देखो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, पहले के लिए 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 n, ठीक है, इसकी पावर n, ठीक है सर। अब देखो पावर पता नहीं है n, अभी निकाल लेंगे, पावर पता चल जाएगा। सेकंड के लिए क्या दे रखा है, देखो दोबारा दे रखा है रेट 1.41 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 है और कंसंट्रेशन 0.02 है, तो देखो 1.41 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.02 पावर n, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री पता नहीं है इसलिए n लगाया हुआ है। अब देखो ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन, अगर 1/2 कर दोगे, ठीक है, एक में 2 का भाग दे दो तो क्या होगा, देखो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन 1.41 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू के से तो के कैंसिल हो जाएगा, 0.01 की पावर n अपॉन 0.02 की पावर n। देखो -4 से -4 कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन 1.41 इज इक्वल टू 0.01 है ना, और 0.02 बट्टे में दोनों का n हो जाएगा पावर। समझ रहे हो चीज कैसे लिखा मैंने। अब देख इसको और सोल्व कर ले, इसको अगर सोल्व करूंगा तो देख 0.1 है 0.2 है, तो ये सोल्व होके क्या जाएगा 1/2 हो गया ना, ये पावर n हो गया। क्लियर बात, इसको सोल्व किया इसको, है ना। हाँ अब देख 1.41 क्या होता है, √2 होता है ना, √2, तो देखो √2 का ये √2 यानी 2 के कितनी पावर लगाएं कि √2 बन जाए, तो 2 के कितनी पावर होनी चाहिए कि √2 बन जाए, हाफ। समझ रहा है, अंडर रूट कर दो हाफ पावर, तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी भाई, ये है ना 1/√2 इज इक्वल टू 1/2, ऐसे कर ले n। अब ये n कितना हो जाए कि ये 2 किस में कन्वर्ट हो रहा है √2 में, तो भाई साहब n बराबर हाफ हो गया। क्लियर बात, n बराबर हाफ आ गया। अब यहां से अपन जो इसका रेट लो है वो लिख सकते हैं, लिख देते हैं। देखो रेट लो के लिए क्या क्या लिखना होता है, दिख रहा है ना, ये यहां पे दिख रहा है क्या, या थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं।
यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, n बराबर आपका हो गया हाफ। अब रेट लो लिखता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा कि ए की कंसंट्रेशन की पावर में इसकी एन स्टैइकियोमेट्री, ठीक है, स्टैइकियोमेट्री कितनी आई, हाफ आई। ये हाफ ही तो निकालना था तुम्हारे को, तो ये इसका रेट लो एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर बात, ओके। तो ऑप्शन में ये दे रखा था, क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना है। कॉन्सेप्ट तो वही है भाई, आपको फॉर्मूला तो क्या लग रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वाला फॉर्मूला है ना, हाँ कर लोगे तो नोट करो इसको। अरे इसमें क्या किया, कुछ नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, वही बात है, ये ऐसे लिखा है, ये कॉन्सेंट्रेशन तो है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर में उसका स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। अब ये n की वैल्यू पता चल, पहले तो अब ये n की वैल्यू पता ही नहीं है, इसमें कुछ दे ही नहीं रखा, तो आपको n की वैल्यू पता करनी है। तो n की वैल्यू कैसे, दो डेटा दे रखे, दोनों इक्वेशन बनाओगे, काट दोगे, n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू आ गई तो वहां से आप रेट लो लिख दोगे। क्लियर बात, ओके। तो नोट करो इसको। देखो अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन एक्स ए प्लस वाई बी उससे जेड बनना, जेड सी, ठीक है, जेड नहीं, जेड तो कोफिशिएंट है, सी प्रोडक्ट है, ओके सर। आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू 1.5 डी सी बाई डी टी, देन द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके लिए रेट लो लिख लो सबसे पहले तो, फिर आप जो रेट लो लिखोगे उसको इससे कंपेयर कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 दे रखा है ना ये, हाँ, तो इससे कंपेयर कर लेंगे तो क्या होगा, माइनस डी ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक एक्स है डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन स्टोइकियोमेट्री क्या है y इंटू डी टी इज इक्वल टू डी सी अपॉन जेड डी टी। यही है, यही तो बात हुई है ना। अब देख, मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूं, इन दोनों को लेता हूं, पहले y निकालना है मेरे को, y निकाल लेता हूं पहले, तो इन दोनों को बराबर है तो कंपेयर करो। देख माइनस डीबी बाई डी टी क्या हो जाएगा, यहां से माइनस डीबी बाई डी टी निकालूं तो क्या होगा, ये y इधर चले जाएगा, तो y अपॉन जेड डी सी अपॉन डी टी, यही आया। और माइनस डीबी बाई डी टी यहां पे क्या दे रखा है, देख ये माइनस डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू 1.5 डी सी अपॉन डी टी, तो ये दे रखा है 1.5। 1.5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 का मतलब 3/2, ठीक है, तो 3/2 डी सी अपॉन डी टी, यही तो होगा। अब यहां से कंपेयर कर ले, क्या कंपेयर करोगे तो y बाई जेड, देखो इसको 3/2 है और dc बाई डी टी सेम, तो कंपेयर करोगे तो y बराबर 3, y बराबर 3 और z बराबर 2, ये आ गया। अब ऐसे ही आप x के लिए कंपेयर कर लोगे, तो एक बार एक चीज और देखो, x के लिए तो सिंपल हो जाएगा, कैसे कि सर माइनस डी ए बाई डी टी इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी टी इंटू वाई। तो यहां पे जो y है, ये देखो डी ए बाई डी टी और डीबी बाई डी टी दोनों बराबर है, यानी ये डी ए बाई डी टी और डीबी बाई डी टी बराबर है, तो ये x बराबर y भी तो होगा, तभी तो ये बराबर होगा, ठीक है। तो x बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 3, भाई ये दोनों x और y दोनों बराबर है। अब देख लो यहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, x y बराबर 2 नहीं, x बराबर 2 नहीं, x बराबर 3 है, x और y दोनों 3 है, तो x बराबर y बराबर 3 सही है, थर्ड सही हो जाएगा। x बराबर y बराबर z नहीं, z तो 2 है, z कितना है 2, ये 2 है ना, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया, समझा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कंपैरिजन करके करना है आपको, ठीक है, जो दे रखा है उससे। भाई हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, हर टाइप के, एवरी टाइप। देखो रेट ऑफ रिएक्शन पे देख लो, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड वेसल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन इज कैरिड आउट इज रिड्यूस टू 1/3, देखो 1/3 रिड्यूस कर दिया ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम को 1/3 कर दिया। द रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। सबसे पहले तो वॉल्यूम वाला खेल देख लो, जो वॉल्यूम है वो कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
ये बात है। अगर वॉल्यूम 1/3 करोगे, यानी वॉल्यूम अगर 3 गुना कम करोगे तो कंसंट्रेशन 3 गुना ज्यादा होगी, यानी वॉल्यूम कंसंट्रेशन कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यही तो बात है। यानी वॉल्यूम घटाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी वॉल्यूम घटेगा, यही बात है। ओके सर, तो मैं क्या करता हूं, जो फाइनल वॉल्यूम है उसको 3 गुना 1/3 टाइम कर देता हूं, यानी V2 बराबर V1/3 कर दिया मैंने। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो कैसे होगी, तो यहां पे C1 C2 लिख लू मैं, तो C2 इज इक्वल 3C1, यानी कंसंट्रेशन 3 गुना हो गई। ठीक है, और अपने को रेट लो में तो कंसंट्रेशन लिखते हैं, इसलिए मैंने कंसंट्रेशन की बात की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे इस अप्रोच से। अब देखो, अब सिंपल सी बात है कि आप क्या लिख दोगे, रेट लो लिख लोगे, तो R1 लिख दूं मैं। इसके लिए लिखो, रिएक्शन क्या दे रही है, 2NO से O2 बना, 2NO प्लस O2 से क्या बन गया, 2NO2। तो R1 लिखूं, इसकी रेट लिखूं तो क्या लिखूंगा, K NO की कंसंट्रेशन और स्टाइकियोमेट्री उसके पावर में, O2 की कंसंट्रेशन, O2 का स्टाइकियोमेट्री 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं। ठीक है सर, अब इसने बोला कि वॉल्यूम को 1/3 किया, वॉल्यूम को 1/3 करने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया, दोनों की कंसंट्रेशन को 3 गुना करो, R2 बराबर K, इसको 3 गुना किया NO की कंसंट्रेशन को स्क्वायर, और इसकी भी कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया। अब देखो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 3 का स्क्वायर कितना हो गया ना, 9 9 NO, 9 तो NO, ठीक है, इंटू 3 और है 3 O2। अब देख ले 3 इंटू 3 कितना हो गया, वो 9 इंटू 3 27, तो क्या आ जाएगा ये 27 K NO और O2, ठीक है, R2। तो यहां पे देखो K NO O2 को क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन K NO O2, ठीक है, NO का स्क्वायर है ना, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा 27 टाइम्स R1, यानी 27 टाइम्स हो गया वॉल्यूम को 1/3 करने पर। तो ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, तो हर वैरायटी को ध्यान रखना है। देखो एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन करने से बढ़िया है कि आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करो, अलग अलग वैरायटी के तुम 20 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो सफिशिएंट है। अब एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन करोगे उससे कोई मतलब नहीं है। अब रेट पे मैं एक ही टाइप के, इस टाइप के ही 50 क्वेश्चन लिख दूं, 2 3 5 क्वेश्चन कराऊं, 10 क्वेश्चन कराऊं, कोई मतलब नहीं है। आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझो कि अगर वॉल्यूम 1/3 कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम करेंगे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखा है नहीं दे रखा है तो वॉल्यूम देगा, वॉल्यूम नहीं देगा कंसंट्रेशन देगा, कैसे चेंज करते हैं वो चीज हो गई। यहां पे देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि आपको इक्वेशन भी दे रखी है और उसका रेट लो भी दे रखा है, तो उसको आपने इक्वेशन का रेट लो लिख के उससे कंपेयर करवा के फिर सोल्व करोगे, ठीक है, ये dt है ना। तो हो गया, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब नोट करो, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन है, देखो ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है A प्लस बी, इससे प्रोडक्ट बना, बोला है रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। इसकी रेट डबल होगी जब बी की कंसंट्रेशन डबल करते हैं, एंड रेट इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 8, रेट 8 से 8 गुना बढ़ जाती है जब दोनों की कंसंट्रेशन को आप डबल करते हैं। तो आपको रेट, जो रेट लो है उसके अनुसार आपको रेट लो लिखना है इसका, ठीक है, रेट लिखनी है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले इनिशियल देखो रेट क्या है, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो R1 क्या होगा, R1 इज इक्वल टू, रेट लिख देता हूं, रेट लिख लेते हैं ना, सॉल्यूशन R1 इज इक्वल टू A की पावर अल्फा और B की पावर कुछ बीटा मान लेता हूं, यही है इसका रेट लो K। अब इसने बोला, देखो इसको करने का एक बेस्ट तरीका बताता हूं मेरे अनुसार, है ना, क्या बोला है कि रेट इज डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। अगर बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट डबल हो गई, ये बोला है ना। तो अब मेरे को बताओ कि इस बीटा को क्या बोलूं मैं, इसकी पावर को क्या बोलूं, इसकी पावर अगर 1 लगा देता हूं तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, यानी बीटा बराबर कितना आ गया, बीटा बराबर 1 आ गया, ठीक है। अगर इसकी पावर 0 लगाओगे तो 1 आ जाएगा,
2 लगाओगे तो 4 आ जाएगा। इसने क्वेश्चन में बोला है कि रेट इज डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट क्या होगी, डबल, यानी बीटा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरी बात इसने क्या बोला, रेट इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8, रेट 8 गुना हो जाती है जब आप दोनों रिएक्टेंट्स को डबल करते हो कंसंट्रेशन को। तो इसको भी डबल किया 2 की पावर अल्फा और ये 2 की पावर बीटा। अब मेरे को बताओ, बीटा तो 1 निकाल लिया था अपन ने, तो बीटा की जगह तो 1 लिख दूं मैं, तो ये तो 2 हो गया। अब ये 8 करने के लिए यहां पे 4 का फैक्टर आना चाहिए ना, तभी तो ये 8 होगा, ठीक है रेट, समझे। तो ये अल्फा क्या होना चाहिए बताओ, तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, तो ये अल्फा बराबर यहां से आ जाएगा 2। अल्फा बराबर 2 रखोगे, यहां पे पावर 2 रख, देख 2 की पावर 2 4 आ गया, समझ गया। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। आ गया मजा। अब इसको लॉन्ग मेथड से भी करवा सकता हूं मैं, करवाऊं, देख ये तरीका बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। क्या बोला देख, दोबारा बता देता हूं उसको एक बार और, है ना, लॉन्ग मेथड से बताऊंगा इसको। देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेट इज डबल व्हेन कंसंट्रेशन, देखो सबसे पहले तो a प्लस बी से प्रोडक्ट बना, उसके लिए रेट लिखो। रेट क्या है, R1 बराबर मैंने लिखा a की पावर मान लो अल्फा, स्टोइकियोमेट्री अल्फा है, और b की पावर बीटा है, ये रेट लो हो गया तुम्हारा, ठीक है सर, k लगा दो बराबर लिखते हो। तो अब देखो उसने क्या बोला, रेट इज डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, बी की कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल होती है, यानी इसको 2 गुना कर दूं, 2b कर दूं, 2 लिख देता हूं, b से तो b कैंसिल हो रहा है ना, इसको दुगना करता हूं, 2 की पावर अल्फा होगा बीटा, है ना, दुगना करता हूं तो रेट भी क्या हो जाती है, दुगनी। तो भाई 2 की पावर कुछ लगाऊं तब 2 आए, क्या लगाऊं कि 2 ही आ जाए, 2 की पावर क्या लगाऊं कि 2 आ जाए, तो बीटा बराबर 1, 2 की पावर 1 क्या होती है 2, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि रेट इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 8, रेट को 8 से इंक्रीज किया गया है, ठीक है, 8 से इंक्रीज हुआ रेट, कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डबल, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल हो गई, यानी ए की भी रिएक्ट की कंसंट्रेशन डबल कर दी मैंने अल्फा, और बी की भी डबल कर दी बीटा, तो बीटा तो निकाल चुके हैं ना, बीटा के बराबर तो 1 रख दोगे, तो क्या हुआ 2 की पावर अल्फा और 2 की पावर 1, ठीक है। अब देखिए 8 है, ये 8 कब आएगा, जब ये तो 2 हो गया, भाई बीटा तो 2 हो गया ना, बीटा तो 1 है तो ये 2 हो गया। अब ये अगर 2 की पावर अल्फा को देखें तो ये 4 आना चाहिए, 2 की पावर अल्फा 4 कैसे, क्योंकि देखो 8 लाना है रेट, तो 2 इंटू 4 तभी तो 8 आएगा, तो ये 4 कब आ सकता है, अल्फा 2 हो, अल्फा 1 होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, अल्फा 2 होगा तभी तो 4 आएगा, यानी 2 की पावर 2 4, तो ठीक है। तो इस प्रकार आप अल्फा बराबर 2 निकाल लोगे, तो अल्फा और बीटा और अल्फा आपका आ गया इस प्रकार से, ठीक है। तो रेट लो लिख सकते हो, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 2, तो क्या लिख सकते हो, R1 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए की पावर 2 और बी की पावर क्या हो जाएगी 1, ये आपने रेट लो लिख लिया। अब देखो इसको करने का एक और तरीका, कैसे सर, देख R1 क्या है, मैंने रेट लिखूं इसकी तो क्या लिख सकता हूं, देख के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, यही तो निकालनी है अपने को। अगर मैं देख इसने बोला कि रेट डबल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, दूसरा मेथड है ये, है ना, तो रेट को डबल कर दिया मैंने, कंसंट्रेशन क्या किया, किसकी, बी की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो, ठीक है, ये बीटा, ये पहला समीकरण, ये दूसरा इक्वेशन। थर्ड में क्या बोल रहा है वो, रेट 8 गुना हो गई, रेट 8 टाइम हो गई, ठीक है, कि दोनों की कंसंट्रेशन को, यानी ए की भी कंसंट्रेशन दुगनी करूंगा डबल करूंगा और बी की भी कंसंट्रेशन डबल करूंगा, तब ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देख 1/2 कर इक्वेशन को 1/2 कर लोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी इक्वेशन 1 में 2 का भाग दे दो, यानी R1 इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा अपॉन ये हो जाएगा 2R1 के ए की पावर अल्फा
टू बीटा बी की पावर बीटा। ओके सर, तो यहां से देखो R1 से R1 कैंसिल, K से K कैंसिल, A की पावर अल्फा से A की पावर अल्फा कैंसिल, देखो बीटा से B कैंसिल, B की पावर B और B की पावर बीटा, B की पावर बीटा, B की पावर बीटा। ऐसे कंसंट्रेशन को ऐसे सोल्व मत कर देना कि अगर पावर अलग हो तब नहीं काट सकते, पावर सेम है तो काट दोगे ना। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर बीटा। तो यहां से क्या सोल्व हो जाएगा, यहां से ये सोल्व हो जाएगा कि बीटा की पावर क्या रखेगी, जो हाफ की पावर हाफ बन जाए, तो ठीक है, बीटा बराबर 1 आ गया। क्लियर बात। या ऐसे कर लो, अब देखो अल्फा की पावर निकालने के लिए आप कर लो 1/3 कर लो, आ जाएगा। तो 1/3 करोगे तो 1 में 3 का भाग दो, 1 में 3 का भाग दोगे तो R1/8 यानी 1/8 बचा, इज इक्वल टू K से K कैंसिल हो जाएगा, A अल्फा और 2A की पावर अल्फा यानी 1/2 की पावर अल्फा बचा, और बीटा में बीटा/2 यानी 1/2 की पावर बीटा बचेगा। अब यहां से देखो बीटा की पावर निकाल चुके हैं, 1 होती है, तो 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर अल्फा इंटू 1/2, यही बात है। अब देख सोल्व कर लो यहां से, तो अल्फा की देखो ये तो है 2, वही बात आ गई वाली, अल्फा को क्या रखूं मैं कि ये 2 है, ये 2 से 2 यहां पे 4 होना चाहिए मल्टीप्लाई में, तभी तो 2 इंटू 4 होके 8 आएगा। यही बात है, नीचे वाले को कंपेयर कर ले या ऐसे लिख लेना, इसको कंपेयर करके अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, तो यहां पे अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस प्रकार आप रेट लो ये वाला लिख सकते हो, यानी अल्फा की पावर 2 यहां पे रख दो इनिशियल रेट में और बीटा की पावर 1। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, इस टाइप से भी कर सकते हो। ये सिंपल मेथड है ना, यहां से सोचो, ये तो लिख के इतना टाइम लगा, वरना इसमें लिखोगे नहीं तो ऐसे डायरेक्ट सोचोगे, रेट डबल किया बी भी डबल हुआ, मतलब 2 से 2 गुना यानी पावर 1 होनी चाहिए। और किसी की पावर 1 है तो वो उतना ही रह जाता है, किसी की पावर 2 कर देते हैं तो वो 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 कर दिए वो 4 हो गया, 3 की पावर 2 कर दिए वो 9 गुना हो गया, है ना, ऐसे। क्लियर बात। ओके सर, तो कर लिया नोट, ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, देखो ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोनों अलग अलग टाइप है, पहले इसको करते हैं फिर इसको करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है एक की, ये रिएक्शन दे रखा है और पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो मैंने एक चीज आपको रिलेशन बता दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, इनमें क्या रिलेशन होता है वो भी बता रखा है, उससे डायरेक्ट कर सकते हो या बेसिक कॉन्सेप्ट से भी इसको अपन कर लेंगे। अभी देखो क्वेश्चन दे रखा है N2+3S2 उससे 2NH3 फॉर्म हो रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है NH3 की आपको 100 मोल पर लीटर पर आवर, ठीक है, आवर में, और आपको पूछा है फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये भी मोल पर लीटर पर आवर में पूछा है। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखें इसकी, तो क्या होगी, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, N2 के बारे में कुछ दे नहीं रखा ना पूछा है तो N2 को छोड़ दो, H2 के लिए लिख लो DH2 अपॉन 3dt इज इक्वल टू DNH3 अपॉन 2dt, यही तो होगा। ओके, यहां पे देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 वो तो दे रखा है तुम्हारे को, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा है तो क्या होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या होगा, माइनस DH2, आपको लिखना सिखाया था ना मैंने कि डिसअपीयरेंस की रेट कैसे लिखते हैं बिना स्टोइकियोमेट्रिक का डिवाइड किए, ठीक है, ये होगी। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस DH2 अपॉन 3dt। अब यहां पे माइनस DH2 अपॉन dt, इसको मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो यहां यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ROR को लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 अपॉन 3,
इज इक्वल टू DnH3 अपॉन 2dt। क्लियर बात? ओके। अब यहां से निकाल देता हूं मैं क्या, रेट ऑफ, लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। ये 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 3/2 इंटू DnH3/dt। क्या दे रखा है? DnH3/dt दे रखा है 100। ये लो 100, तो ये आ जाएगा आपका 150 मोल पर लीटर पर आवर। पर लीटर पर आवर में पूछा है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे। और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा आपको ये जो कंसंट्रेशन है ना, उसको मोल पर लीटर में ही यूज करना है। यहाँ पे कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में, ग्राम में, किलोग्राम में, इनमें यूज नहीं करोगे। या आपको प्रेशर दे रखा है तो प्रेशर में यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है N2 + 3H2 से 2NH3 फॉर्म हो रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ DnH3/dt दे रखा है 1.7 किलोग्राम पर आवर। ठीक है, इतना दे रखा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 पूछा है ग्राम पर मिनट में। ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान देना, यूनिट से ही यहां पे क्वेश्चन चेंज हो गया। किलोग्राम पर आवर में आपको रेट दे रखी है। भाई रेट को हमेशा मोल पर लीटर पर आवर पर सेकेंड या पर आवर में आप काउंट करते हैं, किलोग्राम में नहीं करेंगे। किसमें? मोल में। तो पहले तो इस किलोग्राम को आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मोल में कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में H2 का ग्राम में पूछा, अपने पास तो मोल में आएगा, आंसर तो आएगा जैसे मोल में आता है, फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आप वही रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे अपन। क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन -DH2 अपॉन 3dt इज इक्वल टू DnH3 अपॉन 2dt। अब यहां पे DH2/dt को क्या बोलता हूं मैं? DH2/dt है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, यही तो है। ओके सर। और DnH3/2dt क्या है? DnH3/dt दे रखा है अपने को 1.7 किलोग्राम पर आवर। पर आपको ये यूज या किलोग्राम में नहीं करना, मोल में करना है। तो इसको पहले तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.7 किलोग्राम पर आवर है। ठीक है, ये हो जाएगा 1700 ग्राम पर आवर। ठीक है, ओके। अब इसको मोल में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा? देखो, मोल किसके लिए? NH3, अमोनिया के लिए है ना। NH3 का मोलर मास कितना होता है? मैंने ये चीज बताई थी आपको मोल में। मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। और NH3 का मोलर मास कितना होता है? NH3 का मोलर मास होता है 17 होता है। तो ये मोल में वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये ग्राम दे रखा है आपको, अपॉन 17, तो ये आ जाएगी आपके पास 100 मोल पर लीटर पर आवर, लीटर पर आवर, ये आ गई आपके पास। ठीक है, अब इसको अपन कैलकुलेशन करते हैं यहां पे। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 बोलते हैं, यही तो है। ROD ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 माइनस DH2/dt लिखना सिखाया था। क्या डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में अपन क्या नहीं लिखते? स्टोइकियोमेट्री। ओके, ये हो गया अपॉन 3। तो ये अपॉन 3 को इधर लेके आएंगे, तो 3/2 इंटू DnH3/dt। अब DnH3/dt इंटू D यहां पे लिख देता हूं NH3 अपॉन dt। DnH3/dt को क्या मोल वाला लिखेंगे अपन। ठीक है, ग्राम वाला, किलोग्राम वाला यूज नहीं करेंगे। तो मोल में यूज करो तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू DnH3/dt कितना है? 100। ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर आवर में। आपको निकालना है ग्राम में और मिनट में। अब ये H2 के लिए आ चुका है, अब H2 के लिए ग्राम में निकालना है। मोल दे रखा है और वेट निकालना है। कैसे निकालेंगे अपन? मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही तो निकालते हैं भाई। वेट निकालना है तो वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, यही करेंगे। और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2। तो कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 100 इंटू 2। ठीक है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा ग्राम। अगर 60 का भाग दे दूं तो ये आवर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में।
ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये तो 150 हो गया, 3/2 इंटू 100, तो 150 इंटू 2 तो 300, तो ये आ जाएगा 300/60 है ना। तो इसको सोल्व करोगे तो 0 से 0 और ये 5 ग्राम पर मिनट, ठीक है। ये आ जाएगी डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इन ग्राम पर मिनट। अगर मोल पर आवर में पूछे तो ये है, ग्राम पर मिनट में पूछेगा तब ये है, पूछा ग्राम पर मिनट में ऐसे निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस दोनों लगभग सेम है, पर एक में यूनिट का खेल है। वहां पे आपको पूछा है मोल पर लीटर में, दिया भी मोल पर लीटर में है। आपको हमेशा कुछ किसी भी चीज में वैल्यू दी हुई हो, यहां पे ग्राम पर में दे हो या किलोग्राम में दो, उसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, ध्यान रखना है ना। मोल पर लीटर में कन्वर्ट करोगे तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर ग्राम के ग्राम में सोल्व कर दोगे ना, 1.7 रख दिया यहां पे, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। 1.7 रखते क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, मोल में दे रखा हो तब तो डायरेक्ट कर दो, पर ग्राम में दो तब यूनिट चेंज करना, ठीक है। तो नोट करो इसको। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये अलग प्रोफाइल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है XA से YB फॉर्म हो रहा है। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसके अनुसार आपको फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू, इस x की और इस y की वैल्यू। रेट ऑफ रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए अपने को ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको इक्वेशन देख के इसको रेट ऑफ रिएक्शन वाले इक्वेशन की तरह सोल्व कर लो, उसमें ला दो, उस फॉर्मेट में लाओगे, कंपैरिजन करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, यहां पे आपको दे रखा है log 10 माइनस dA अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू log 10 के बेस पे आपको दे रखा है dB अपॉन dt, ठीक है। एक चीज बताओ, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 होती है ना, log 2 की वैल्यू होती है, 10 के बेस पे बात कर रहा हूं मैं, है ना। अरे log टेबल पूरी पढ़ाई हुई है ना, हाँ 0.3010, तो ये क्या हो जाएगी प्लस log 2, ये इसको log 2 लिख दिया मैंने। अब एक log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a इंटू बी को क्या लिख सकते हो आप, log a प्लस log b, यही लिखते हो। तो log a प्लस b को क्या लिख सकते हो, log a इंटू b, ये लिख सकते हो। तो देखो यहां पे एक ये है, एक ये है, log a प्लस b है, तो log a इंटू b लिख सकता हूं इसको। कैसे, log 10 के बेस पे माइनस d a अपॉन dt, ठीक है सर, इज इक्वल टू log 10 के बेस पे d b अपॉन dt, ठीक है। अब ये 2 दे रखा है आपको, प्लस में दे रखा है प्लस log 2, तो इसको क्या लिख दोगे आप, इंटू 2, इस प्रॉपर्टी से log की इस प्रॉपर्टी से, इतना सोल्व हो गया। अब देखो इधर log की 10 की बेस पे, इधर log 10 के बेस पे, तो आप ये कर लो, कैंसिल कर दोगे, है तो क्या लिखोगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डीबी अपॉन डी टी इंटू 2। अब मैं इस 2 को मान लो, 2 को यहां पे ले आता हूं, या यहां पे लिख दूं, आगे करके सोल्व कर देता हूं उसको, माइनस डी ए अपॉन 2 डी टी। कैसे किया, इस 2 को इधर ला दिया, इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। ये आपके पास इक्वेशन सोल्व होके आ गई। अब देखो इसको कंपैरिजन कर लो एक्स ए और वाई बी से, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हो, एक्स ए और वाई बी की, यही तो लिख सकते हो, माइनस डी ए अपॉन एक्स डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन वाई डी टी। ये अपन ने इससे लिख लिया। अब इसको कंपेयर करो, देखो ये dB बाई डी टी, तो यहां पे x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 1 आ जाएगा,
y की, यहाँ पे 1 है, वैल्यू 1, ठीक है। तो x बराबर 2 एंड y बराबर 1। ओके, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अच्छा, जेई में आया हुआ था शायद ये, है ना? हाँ, तो सब लगभग टीचर करवाते हैं इसको। इसमें क्या है कि आपको लोग की प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, तब इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। इक्वेशन को सोल्व कर लिया, ऐसा बना दिया da/dt, मतलब कोई भी रिएक्शन आए, ऐसे क्वेश्चन को करने का शानदार तरीका, कोई भी रिएक्शन आए उसको क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन जो ऊपर दे रखी है ना, उसके टर्म्स में लेके आ जाओ और कंपेयर कर लो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोई सा क्वेश्चन हो जाए, इक्वेशन दे रखी है, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन में लाओ उसको और कंपेयर कर लो, ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। फटाक दे, क्लिक नहीं कर रहा, कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा ऐसे क्वेश्चन में, ऐसा सोचो रेट ऑफ रिएक्शन की तरीके से लिखना है मेरे को इस रिएक्शन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन के तरीके में आ जाओ यहां पे आगे, अब कंपेयर कर लो, ठीक है। तो इस टाइप से करते हैं। अब देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं, तो नोट कर लो इसको। फिर ऑर्डर वगैरह, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इनको करेंगे, इनके क्वेश्चंस भी करवाएंगे, हर टाइप के, हर प्रोफाइल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। अब एक बात देख लो, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो, दो टाइप की रिएक्शन होगी, एक तो रिएक्शन वन स्टेप में हो जाए और एक रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स लगे, ठीक है, ये बात है। तो एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन, और बहुत सारे स्टेप लगे, मेनी स्टेप्स में हो, तो वो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें मोलिकुलरिटी और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आता है, यानी जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उनके लिए ऑर्डर भी और मोलिकुलरिटी दोनों सेम रहती है, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। अब मोलिकुलरिटी और ऑर्डर, ये रिएक्शन समझाने के तुरंत बाद आपको मोलिकुलरिटी और ऑर्डर समझाया जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखो एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप। अगर एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2a + 1b से आपके पास बन गया मान लो एक सी प्रोडक्ट, ठीक है सर, ये रिएक्शन है। इसके लिए एलिमेंट्री रिएक्शन वन स्टेप में हो गई। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हो, रेट लॉ क्या लिख सकते हो कि a की पावर 2 और b की पावर 1, ठीक है। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है ना, इनके लिए ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी सेम रहती है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर किसे बोलते हैं, मोलिकुलरिटी क्या है। जनरली एक बार इस क्रम को देख लो आप, है ना, अभी समझा दूंगा। देखो, इसके लिए क्या होगा, जो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे, ये जो पावर आई है वही हो जाएगा, यानी 2 + 1, 3 इसका ऑर्डर हो गया और 3 इसकी मोलिकुलरिटी होगी। एक बार देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करता हूं, यानी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और बहुत से पार्ट होते हैं इसके। अब इसमें नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्लोएस्ट पार्ट होगा ना, स्लोएस्ट स्टेप होगा रिएक्शन का, वही आपको ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के ऑर्डर के बारे में बताएगा, यानी उससे ही रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। वो स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। पर जो एलिमेंट्री है उसमें तो एक ही स्टेप है, तो कौन सा स्लो कौन सा फास्ट, एक ही है वो, तो है ना, जो भी होगा उसी पे डिपेंड करेगी। ओके, तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स, ये होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, है ना, और ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मेनी स्टेप्स में होती है। अगर इसमें अपन बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्लोएस्ट स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। सारी चीजें अभी समझाऊंगा, है ना, कैसे डिपेंड करती है, क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे इसको, है ना। पहले ऑर्डर और मोलिकुलरिटी समझ ले। एक चीज और लिख लो इसमें जो ऑर्डर है
order of reaction, number of species taking part in slowest step, उस पर डिपेंड करेगा। स्लोएस्ट स्टेप में कितनी स्पीसीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है उस पर डिपेंड कर रहा है ऑर्डर। ओके, तो ये आपको एक सिंपल सी चीज है, एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। जनरली आपके एलिमेंट्री रिएक्शंस आती है, कुछ क्वेश्चंस नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के भी आते हैं, वो भी कर लेंगे अपन, है ना। तो ये चीज तो नोट करो, फिर आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी समझाते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे ना। हाँ, तो नोट कर लो उसको। अब देखो, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को दोनों को साथ साथ समझाता हूं। देखो, ऑर्डर क्या है, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसमें अपन रेट लो लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। आप रेट लो लिखोगे ना किसी भी रिएक्शन का, उसमें जो रिएक्टेंट्स लिखते हो उनके पावर में उनका क्या लगाते हो, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम होगा ना, वही उनकी पावर्स का जो सम होगा ना, उसे ही आप क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आई बात? नहीं समझ में? चलो बताता हूं। जैसे मैं कोई एक रिएक्शन लिखता हूं, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बताता हूं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो मैंने अभी बताया आपको, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लो लिखेंगे किसका, स्लोएस्ट स्टेप का, और उससे ही आप ऑर्डर डिफाइन कर पाएंगे। तो पहले तो एक चीज देखो, थ्योरी देख लो इसकी, फिर अभी समझाता हूं इसको ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर को अपन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा इसको निकाला जाता है। पहली बात, ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अगर कोई मान लो एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, तब आप ऑर्डर कैसे ऑब्टेन करते हैं। मैंने बोला कि उसकी जो स्टोइकियोमेट्री है, रेट लो लिखेंगे, यानी देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स टू एक्सप्रेस इन रेट लो। आपने कोई रेट लो लिखा, जैसे मैं बात करता हूं, एक रिएक्शन है कैपिटल ए, यहां पे एक्स है प्लस वाई कोफिशिएंट है बी, इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है सी। इसका रेट लो लिखूंगा मैं, तो रेट लो लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या हो जाएगा एक्स और बी की पावर क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, ये रेट लो लिख दिया। ओके सर, तो यहां पे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बता रहा हूं, वो चीज अलग होती है ना। देखो, पहले ये समझो, जो बता रहा हूं वो समझो, वो जो चीज आप सोच रहे हो वो भी बताऊंगा। एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई है ना, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से इस प्रकार से आप निकालोगे। अब आप सोच रहे हो कि सर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं, कुछ रिएक्शन अलग टाइप से आ जाए। जैसे मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था एक, जैसे ए स्मॉल ए, ठीक है, बी रिएक्टिंग है स्मॉल बी, ठीक है, ये बी, यहां से सी प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसके लिए आपने रेट लो लिखा था क्या सर, रेट लो इज इक्वल टू ए की पावर मैंने स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखी, वहां पे अल्फा लिखी थी और बी की पावर लिखी थी बीटा। ठीक है, यही लिखा था तुमने? ठीक है सर, यहां पे जो अल्फा है वो भाई साहब ए के बराबर भी हो सकता है, और बीटा है ना, ये बीटा है स्मॉल बी से, है ना, छोटा भी हो सकता, बड़ा बीटा छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, ये कंडीशन होती है। पर आपको ये एक्चुअल में वैलिड तो यही है, सच तो यही है ना। पर एलिमेंट्री रिएक्शन है, वन स्टेप की रिएक्शन है, तब आप देखो स्टोइकियोमेट्री, जो स्टोइकियोमेट्री वो बराबर भी होता है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो। जनरल इक्वेशन मिलेगा आपको, इस टाइप से करना है ना। यहां पे ये ए इसके अल्फा के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर आपको ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आगे एलिमेंट्री रिएक्शन, बेसिक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, और किसी रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, सिंपल रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन में आप ऐसे करोगे। ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो इस टाइप से सोल्व कर दोगे भाई। ये देख, ये कंडीशन भी तो है, इस कंडीशन से, इसी कंडीशन में ही तो लिखा है इसको, समझना। बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हो तो हो जाए ए और बी, पर एक कंडीशन बराबर की भी तो है ना। हाँ,
जो ऑर्डर है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको आप रिएक्शन से नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। ये किसी भी रिएक्शन के लिए भाई जो है एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो सबके लिए लागू होता है कौन, ऑर्डर। ऑर्डर को अपन जीरो भी लिख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्डर को जीरो भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी ऑर्डर आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है या इंटीजर में भी आ सकता है। एक चीज देखो, ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव थोड़े आएगा, किसी एक स्पीसीज का ऑर्डर नेगेटिव आ सकता है, किसी एक स्पीसीज के लिए नेगेटिव हो सकता है, कंप्लीट नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। टोटल ओवरऑल यानी एक का -1, दूसरे का +1, तीसरे का -1, चौथे का +2, ऐसे मिल मिला के टोटल तो प्लस ही आएगा। पर किसी एक इंडिविजुअल के लिए, जैसे ए और बी है, अब ए के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव लिख सकता हूं, पर टोटल पूरी रिएक्शन का टोटल नेगेटिव नहीं, है ना। तो वो बात है, जीरो नेगेटिव भी हो सकता है किसी एक स्पीसीज के लिए, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ये फ्रैक्शन में तो टोटल भी आ सकता है, या कोई इंटीजर 1 2 3 4 5 ऐसे रह सकता है। तो ये चीज समझ में आई क्या आपको, कि ऑर्डर जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन और इंटीजर में आ सकता है। अब मैं बात करूं मोलिकुलरिटी की, ऑर्डर की बात तो हो चुकी है। ये कोई भी रिएक्शन दे दूं, जैसे मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, ऑर्डर बताना, मैंने रेट लो लिख के दे दिया, ये यहां पे देखो x और y की जगह मैं ऐसे कर दूं, मान लो ये क्वेश्चन है, यहां पे 3 लिख दूं, यहां पे 1 लिख दूं, 1a + 2b। अब बताओ, से 3c बन रहा है। अब बताओ मेरे को ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर बताओ इस रिएक्शन का। तो रेट लो लिखोगे, रेट लो = k, a की पावर 1 और b की पावर 2, ठीक है, b की पावर 2, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3, और मोलिकुलरिटी भाई कितने स्पीसीज टेकिंग पार्ट कर रहे हैं, 1 + 2 तो 3, ठीक है। जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन होती है ना, उनके लिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम ही रहता है, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। ओके सर, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी, देख कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अपन एक स्टेप की निकालते हैं मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी का मतलब ही क्या है कि देखो कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, किसी जो रिएक्शन है आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन, उसमें कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, वही तो है। तो मॉलिक्यूल भाई वन स्टेप में का ही तो निकालोगे आप, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो मॉलिक्यूलरिटी लगाओगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब ही नहीं है, आप एक एक स्टेप का निकाल रहे हो, एक एक स्टेप का निकाल रहे हो मॉलिक्यूलरिटी। तो कॉम्प्लेक्स के लिए तो होगा ही नहीं, यहां पे लिख भी रखा है मैंने, फॉर नॉन एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ईच स्टेप हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलरिटी। भाई एक एक स्टेप की निकालेंगे, एक स्टेप की अलग मॉलिक्यूलरिटी आ रही है, दूसरे की अलग आएगी, तीसरे की अलग आएगी, तो आप इसलिए कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस है उनकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते। जो मॉलिक्यूलरिटी है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन से निकाल सकते हैं। बैलेंस केमिकल रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, कंप्लीट कोलिजन होके रिएक्शन हो रही है, वो बात है। ये एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। और मोलिकुलरिटी को ध्यान रखना, ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगी, ये ना तो जीरो होगी मोलिकुलरिटी, ना ये नेगेटिव होगी। भाई तुम सोचो, मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, मान लो ये दो मॉलिक्यूल है, ये दोनों रिएक्शन में कोलिजन कर आके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये जीरो थोड़े हो सकते हैं, जीरो मॉलिक्यूल थोड़े हो सकता है, नेगेटिव मॉलिक्यूल थोड़े हो सकता है, नेगेटिव होके रिएक्शन कैसे करेगा वो। भाई तेरे पास से मान ले कोई भी चीज है, अब वो होगी बस तभी तो रिएक्शन होगी। मान ले दो पेन है, पेन से लिख रहा है, भाई बिना पेन कैसे लिखेगा, नहीं सर रूल से लिख लेंगे मतलब स्पीसीज होगी, मॉलिक्यूल होगा, तभी तो कोलिजन होगा, रिएक्शन होगी, है ना, तभी तो रिएक्शन होगी, बिना मॉलिक्यूल रिएक्शन काहे की, समझ रहा है। ओके, तो ये चीज है मॉलिक्यूलरिटी की, तो ये समझ में आएगी। जैसे मॉलिक्यूलरिटी भाई एक स्टेप की लिख सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जो मॉलिक्यूलरिटी है ना, अब मॉलिक्यूलरिटी के क्वेश्चन क्या करवाऊं यार, तू जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना उनको जोड़ के लिख देगा। या सिंपल सी बात बताऊं, एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर्स जनरली सेम रहता है। ओके, ये बता दिया ना, ऐसे कर लेना। जनरली मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्यों, कोलिजन के कारण। अब देखो वो लिख के बताता हूं तुम्हारे को,
कोलिजन क्या क्या इफेक्ट डालता है, लिखो मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर। ये लिख दे, यहां पे लिख ही देते हैं। सिमिलरली यस एज साइमल्टेनियसली collision of three or more particles very rare। ठीक है, अब देखो जो मोलिकुलरिटी है वो 3 से ज्यादा नहीं होगी। क्यों? कोलिजन हो रहा है, 1 में कोलिजन हो गया, 2 में कोलिजन हो गया, 3 पार्टिकल्स में कोलिजन होगा, 3 से ज्यादा पार्टिकल में एक साथ कोलिजन हो भाई, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए साइमल्टेनियसली कोलिजन ऑफ 3 और मोर पार्टिकल्स आर वेरी रेयर। इसी प्रकार से आप ऑर्डर भी जो 3 से ज्यादा के ऑर्डर है ना वो भी रेयर पाए जाते हैं, है ना, रेयर है। ऑर्डर भी 3 से ज्यादा रेयर है, मोलिकुलरिटी भी 3 से ज्यादा रेयर है। ओके, तो यहां पे ऑर्डर के लिए भी लिख दूं क्या? चलो लिख लो, सिमिलरली reaction having order greater than 3 are rare। greater than 3 are rare, ये ऑर्डर के लिए भी लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, मोलिकुलरिटी भी हो गया। देखो ये बेसिक चीजें होगी, अब इस पे न्यूमेरिकल करवा देंगे आपको, है ना, तो नोट कर लो इसको। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे अपन। अब ये तो कंप्लीट हो गया चीजें, बेसिक थोड़े बेसिक चीजें भी होनी चाहिए, है ना। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर, अब जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, पहले जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे फिर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, है ना, तो नोट कर लो इसको।